कि मेरे फादर नीट यूजी का जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप का पेपर था उससे 12 दिन पहले एक्सपायर हो गए थे। तो सर मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो गई थी बिल्कुल। फेल हो गए थे सर। इस चीज को तुमने कैसे फिगर आउट किया कि क्या मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी है? मैंने देखा एक ग्रांट टेस्ट देके देखते हैं अपन कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं। तो आई स्कोर्ड 79 मार्क्स। तो मुझे पता चल गया कि अपन बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं अभी। मेरी प्रिपरेशन को एनालाइज करा कि मैं लैग किन दो चीजों में कर रहा हूँ। हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर लेंगे और क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जी पास करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। वन ऑफ माय सीनियर्स हु इंट्रोड्यूस मी टू सला शॉट्स एज अ डॉक्टर कम्युनिटी। अपन बहुत एक नैरो माइंडेड में रह जाते हैं, अपन को पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है जीवन में, इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है। सो वहां से मुझे सला शॉट्स के बारे में पता चला एंड इन दैट प्रोसेस मैंने गेन करी बहुत चीजें। मतलब एक छोटा सा डाउट भी होता है ना किसी स्टूडेंट का, वो सर उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। और कॉन्फिडेंस गया तो गए 10 दिन, 10 दिन गए तो फिर तुम्हारा रैंक भी मान लो 2 3 4 हजार पीछे चला ही जाएगा। हर बार गिरना हार नहीं होता, कभी कभी गिरना ही बताता है कि अब रुकना अलाउड नहीं है। So today's episode is for students who were average, who failed, who walked without guidance, and still choose not to stop. Two drops for NEET UG and a new government medical college confusion during MBBS, a second year failure, and then pulling everything together during internship for the NEET PG. This is not a story of extraordinary talent, it's a story of persistence. So please welcome Dr. Ritik. Oh, hello, how are you? हेलो सर, नमस्ते सर। आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? I'm also good. So let's talk about your MBBS journey. Like you told, you took two drops for NEET UG and came from a middle class background. So how did it shape your mindset before MBBS even began? Sir, before starting my MBBS, as you said, I took 2 drops. In my first drop, my rank was 13,000. At that time, 13,000 पे सर गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती थी, आजकल तो मिल जाती है। एंड सो आई टुक अनदर ड्रॉप। आई वाज गेटिंग द मैनेजमेंट सीट, गवर्नमेंट कॉलेज में ही मैनेजमेंट सीट मिल रही थी। बट as financial stability was not present at that time, so I decided to take another drop. And in my second drop, I secured a rank of 7,900 and got the same college in which I was getting the management seat as a government seat. So it was tough. As a dropper, we face many humiliation that ये तो ड्रॉपर है यार, 2 ड्रॉप हो गए हैं, अभी तक इसका क्लियर नहीं हुआ है। फिर भी बैठा है 12th के साथ, फर्स्ट ड्रॉपर्स के साथ। बट आई हैड अ क्लियर थॉट कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं है। मुझे यही एक पैटर्न फॉलो करके आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि सर प्राइवेट में जाना वाज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एट दैट टाइम एंड मैनेजमेंट सीट भी नहीं ले सकता था। सो आई डिसाइडेड दैट आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड इन द फेज ऑफ माय प्रिपरेशन आई क्लियर्ड नीट यूजी एंड दैट वाज इट सर। आई ट्राइड माय बेस्ट, दैट वाज द बेसिक थिंग। आई ट्राइड टू गिव माय 100% एंड थिंग्स फॉल फॉर मी एट दैट टाइम। वो होता है ना, अपन अपने मिस्टेक्स और अपने जो जी सर। प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो सबसे जी। पहला स्टेप होता है कि हम अपने गलतियां उसको एक्सेप्ट करें, जिसको हम चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे तुमने कहा कि पूरे एमबीबीएस में तुम एवरेज स्टूडेंट थे और जिसने सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई की, तो डिड दैट लेवल एवर बॉदर यू? सर एज आई सेड दैट 2 ड्रॉप लेके आया था मैं, तो मेरे दिमाग में एक चीज थी कि ये जो 4 4.5 5 साल होंगे, इसे मैं एंजॉय करूंगा। मैं पहले दिन से पढ़ने नहीं बैठूंगा, क्योंकि नहीं नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास एक 2 साल का बर्डन था कि भाई अब इतनी मुश्किल से अपन इस जगह तक पहुंचे हैं और गवर्नमेंट सीट लेके पहुंचे हैं, तो शायद अब एंजॉय करने का टाइम है, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। सो वो चीज़ मेरे दिमाग में रहती थी और इन द एंड लाइक 2 मंथ आखिरी के जो होते थे उसमें मैं पढ़ के पास हो जाता था, डिसेंट मार्क्स ले आता था, 60 to 65% आ जाते थे एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी एट दैट टाइम। सो ऐसा ही रहता था सर एमबीबीएस फाइनल ईयर तक। मतलब मेरा ये रहता था कि मेरे को प्रॉफ पास करना है कैसे ना कैसे करके, ये लेवल क्लियर हुआ तो अपन आगे चले जाएंगे। इसको मैं ऐसा बेस लेवल मान के चलता था कि बस आखिरी के 2 महीने 3 महीने पढ़ के अपन आगे चल जाएंगे। ये था सर मेरा क्लियर मोटो रहता था। तो एक वो होता है ना कि चलो यार अपन दो ड्रॉप लेके आए हैं, जैसे तुमने बोला कि चलो अभी जब पढ़ने का टाइम आएगा तो ही पढ़ेंगे, बहुत हम्म। बर्डन हमने झेल लिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी देख लिया, देन अगेन इन सेकेंड ईयर माइक्रोबायोलॉजी में फेल हो जाना। सो वाज दैट योर लोएस्ट पॉइंट और योर बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट? सर एक तो ये था ना सर, आवर बैच वाज 2019 बैच, तो कोविड बैच का मिल गया था हमको टाइटल।
तो सर सेकंड लॉकडाउन जब लगा था, फिनिश हुआ था, तो हमारा सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ था। और सर सेकंड ईयर तो हनीमून पीरियड बोल ही देते हैं कि भाई अब तो 1.5 साल का है, मज़े करो। बट वो हमारा लॉकडाउन की वजह से 9 महीने का ही रह गया था। तो हमने तो उसे पूरा ही 15 महीने का समझ लिया था, तो एंड तक एन्जॉय ही करा। एंड इन द एंड जितना जाके पढ़ के हिसाब से पेपर भी कुछ ऐसा ही आ गया था कि हालत खराब ही हो गई थी सबकी। सो फेल हो गए थे सर सेकंड ईयर में। मैंने रिवेल का फॉर्म भरा था, रिवेल में भी 93 आए। 2 मार्क्स और आ जाते तो ग्रेस से पास हो जाता। बट वही है, फिर 2 से 3 महीने का जो गैप आता है, उसमें मुझे मतलब सर ऐसा था कि ये चीज़ मेरे दिमाग में रहती थी कि मैं फेल तो नहीं हो सकता, और मैं फेल हो गया था। तो अब मैं कन्फ्यूज़ था कि ये क्या होगा? देन मेरा ईगो हिट हो गया सर कि मैं फेल कैसे हो गया कि प्रॉफ के एग्ज़ाम में, तो फेल इज़ नॉट द ऑप्शन फॉर मी। सो जो नेक्स्ट के 2 से 3 मंथ होते हैं सर, उसमें माइक्रोबायोलॉजी, लाइक 2 बुक्स आती हैं, बवेजा और अपूर्वा शास्त्री। आई वाज़ लाइक कि ये दोनों बुक में से कोई क्वेश्चन आएगा यूसी के पेपर में, मेरा गलत नहीं होगा। एंड आई वाज़ दैट कॉन्फिडेंट, एंड आई गेव द पेपर एंड आई स्कोर्ड 150 मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 200। यू मतलब मेरे कॉलेज के हाईएस्ट मार्क्स थे वो, बट वो फेल अटेम्प्ट में आए, मेरे सप्ली अटेम्प्ट में आए। सो सर उस चीज़ से मुझे एक चीज़ पता चल गई कि अगर मैं अपने टास्क को या किसी एक चीज़ को अपने ईगो से अटैच कर लेता हूँ, तो चीज़ें डूएबल लगती है। क्योंकि फिर ईगो जहाँ तक आ जाता है ना, तो आप अपना एफर्ट ज़्यादा देने लगते हो उस चीज़ में। सो दैट वाज़ द थिंग फॉर माइक्रोबायोलॉजी उस पॉइंट पे। और फिर मुझे ये पता चल गया कि अगर आप एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हो किसी चीज़ में, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। वो था सर मेरा मेन। माइक्रोबायोलॉजी ने मुझे हम्बल कर दिया था बढ़िया, कि बस भाई हो गई बहुत थोड़ी-थोड़ी, अब सीरियस होने लग जाओ। इट्स एन एमबीबीएस है, थोड़ा-सा सीरियस होके चलना है आगे ओपन को। सो दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट। मैंने फिर क्लैरिटी के साथ आगे अपना स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। तो ऐसा होता है ना कि हम नए कॉलेज में जाते हैं और आजकल जैसा है और उस समय जैसा था कि सबके दिमाग में ये रहता है कि यार पहले यूजी नीट यूजी क्लियर किया, अब नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करना है। आजकल तो लोग फर्स्ट डे से प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं। जी तो सर। वहां आती है बात की यार हमें गाइडेंस कैसे मिले कि हम अपनी नीट पीजी को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीजों को छोड़ना है, किस चीज को लेके आगे जाना है। तो हाउ डिफिकल्ट इज टू प्रिपेयर व्हेन यू डोंट इवन नो कि व्हाट द राइट पाथ लुक्स लाइक। सर यही दिक्कत मुझे सबसे ज़्यादा फ़ील हुई थी, क्योंकि सर हमारा जैसे कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज था, नो डाउट, बट इट वाज़ अ न्यू कॉलेज। आई वाज़ द सेकंड बैच। तो हमारे जो सीनियर्स थे, वो बस सीनियर्स थे, मतलब एक गाइडेंस उनके पास भी नहीं थी सर, कोई बेसिक गाइडेंस। तो उनकी इंटर्नशिप चिल गई है, तो हमने भी सोचा था हम इंटर्नशिप चिल ही निकालेंगे, बट फिर उनका नीट पीजी का रिजल्ट आ गया। तो फिर हमारे को पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि इससे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि सर मेरे को ऐसा था, मैं इस चीज़ को रिग्रेट करता हूँ बहुत, कि जैसे इंटर्नशिप अटेम्प्ट होता है तो उसमें भी अपन यूपीएससी दे सकते हैं। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी सर। मेरे को रिग्रेट होता है इस चीज़ का, क्योंकि इस बार मेरा यूपीएससी, अगर मैं एक पहले अटेम्प्ट दे चुका होता तो मेरा और बेटर हो सकता था। तो वो रिग्रेट होता है, बट ठीक है। तो उनके रिज़ल्ट से हम थोड़े से वो हो गए थे कि हाँ, अब सँभलना है, अब समय आ गया है। क्योंकि इस पेपर, क्योंकि सर द थिंग वाज़ उनके पास भी गाइडेंस नहीं थी। वो गाइडेंस लैक करते थे। तो नीट पीजी की प्रिपरेशन में यू नीड गाइडेंस। कोई आपको, अगर अंधाधुंध भी आप फायर करोगे ना, हार्ड वर्क इन अ प्रॉपर डायरेक्शन इज नीडेड। क्योंकि सर वही है कि आप कितने रिसोर्सेज से पढ़ लिए, आपने एमसीक्यू ही सॉल्व नहीं करे तो क्या मतलब है। इन द एंड आपने ग्रांड टेस्ट को ढंग से अप्रोच ही नहीं करा। आपने केवल पेपर दे के रख दिया कि हाँ मेरे 70 मार्क्स आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं, बट अप्रोच कैसे करोगे आप आगे? वो चीज के लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दैट्स द थिंग सर। तो ये होता है ना कि यार हम अकेले पड़ जाते हैं जब हमारा ऐसा प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है। और मेनली पेरिफेरल मेडिकल कॉलेजेस में ये बहुत प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। जी अपार्ट सर। फ्रॉम जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ सीनियर ही अच्छे होते हैं जो उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इस चीज को तुमने कैसे फाइंड आउट किया, फिगर आउट किया कि क्या मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी है और आगे बढ़ना है। सर बेसिक तो जैसे मेरा ये रहता था कि जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, एंड इन द 4 मंथ्स का जो टाइम था, 5 मंथ्स का इनिशियल 4 to 5 मंथ्स, अप्रैल टू सितंबर और अगस्त तक मैंने फर्स्ट रीड कंप्लीट कर लिया था मेरा रैपिड रिवीजन वीडियोस के थ्रू। एंड फिर मैंने देखा एक ग्रांड टेस्ट देके देखते हैं अपन कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं। तो आई स्कोर्ड 79 मार्क्स। तो मुझे पता चल गया कि अपन बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं अभी, और अपन अभी
तो मैंने सर फिर मेरी प्रिपरेशन को एनालाइज करा कि मैं लैग किन 2 चीज़ों में कर रहा हूँ। सो 2 चीज़ें मेरी ये थी कि एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहा था मैं इत्ते, और दूसरी चीज़ थी कि मेरा रिवीजन एक प्रॉपर नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी रिवीजन की। क्योंकि सर वो वास्ट हो गया था बहुत, ओवरवेल्म फील होने लग गया था कि मुझे 19 सब्जेक्ट के रैपिड रिवीजन वापस पढ़ने पड़ेंगे। तो वो ओवरवेलमिंग फील होता था। तो मैंने धीरे-धीरे फिर अपने जो भी उसके बाद से मैंने बीटीआर और रैपिड रिवीजन वीडियोज़ को इंटीग्रेट करा, कंसाइज़ करा साथ के साथ, और एक प्रॉपर शॉर्ट सोर्स बना के रख लिया। ये मैंने कर लिया था दिसंबर एंड और जनवरी के बिटवीन तक। फिर मेरे पास ये हो गया, ये मेरा फाइनल सोर्स है और ये एफिशिएंट है। इसमें ही ऐड करेंगे जो करेंगे। तो सर दैट वाज़ द बेसिक थिंग। और गाइडेंस के लिए आई हैड सम सीनियर्स, one of my seniors who introduced me to Salashots. She attended your UPSC CMS mentorship in May. That webinar. So she said कि you should also look into these things. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज अ डॉक्टर कम्युनिटी अपन बहुत एक नैरो माइंडेड में रह जाते हैं, अपन को पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है जीवन में, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है। सो वहां से मुझे सला शॉर्ट्स के बारे में पता चला, एंड इन दैट प्रोसेस मैंने गेन करी बहुत चीजें। यूट्यूब के थ्रू भी मैं मैं सर सबसे पहले तो किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी देखता ही नहीं था, क्योंकि सर वो अनरियलिस्टिक चीजें बोल देगा कि तुम जाके पूरे क्यूबैंक सॉल्व कर लो। सर एक इंसान जिसने फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक क्यूबैंक सॉल्व नहीं करा, अब वो क्यूबैंक सॉल्व करने बैठेगा तो ओवरवेल्म होगा ही होगा। सो दैट वाज द थिंग सर, मैंने हर स्ट्रेटेजी को डुएबल रखने की कोशिश करी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि अब ये हो नहीं पाएगा तो अपन क्यों करेंगे। मैंने ये देखा कि ये हो सकता है तो कर लेंगे अपन। दैट वाज द थिंग सर। तो यही मेन होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर लेंगे और क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जी पास करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि ऐसे यूट्यूब पे तुमको बहुत सारे टॉपर्स के स्ट्रेटेजी मिल जाएंगे जो वो एज ए जनरलाइज्ड स्ट्रेटेजी होती है, और एज कम्पेयर टू द सलाह शॉट्स जहाँ तुमको पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी मिलती है, जैसे अभी तुमने भी एज ए मेंटर ज्वाइन किया हुआ है और लोगों को हेल्प कर रहे हो, तो ये दोनों चीजों में क्या बेसिक डिफरेंस तुमने देखा, और इससे अगर कोई सुन रहा हो तो उसको कैसे हेल्प हो पाएंगे? सर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, जो जो सर जो टॉपर होता है, मतलब जैसे मैं इन जनरल तो ये कहूंगा कि जिसका मतलब टॉप 1000 रैंक आ रहा है या 500 के अंदर आ रहा है, तो वो प्रिपेयर कर रहा है सर फर्स्ट ईयर से। नो डाउट ये बात है, अगर वो नहीं बोल रहा है ना कि उसने इंटर्नशिप के लास्ट 6 मंथ में कर लिया है, तो नहीं हो सकता सर। तो तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट जो 6 महीने पहले यूट्यूब खोल के लिखे 6 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर नीट पीजी टॉप 100 रैंक, तो सर मैं तो ये वीडियो कभी ना डालूंगा ना कुछ करूंगा। मैं इतना बोल दूंगा, यू विल स्टैंड अ चांस इफ यू स्टडी फॉर 6 मंथ विद अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। तो ये चीज रहती थी। और सर अभी भी जैसे मैं मेंटरशिप जैसे गाइड करता हूँ किसी भी स्टूडेंट को, सला शॉर्ट्स के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू किसी भी को, तो मैं एक ऐसी अप्रोच देना चाहता हूँ। पहले मैं उस बंदे से सुनना चाहता हूँ तो स्टैंड क्या करता है, फिर मैं उसको बताऊं कि ये पॉसिबल चीजें हैं, अपन अभी ये कर सकते हैं। जैसे सर मेडिसिन इज अ सब्जेक्ट जिसमें सब पागल हो रखे होते हैं कि कहाँ से पढ़ें, किस से इसको फाइनल सोर्स रखें। तो सर मैं उसमें यही बताता हूँ, टाइमिंग पे डिपेंड करेगा। इफ यू आर अगर आप अभी से मेडिसिन पढ़ने और सोचो कि मैं मैरो के वीडियो, राकेश सर के वीडियो देख के हो जाऊं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल सर। So that is the basic thing. I prefer giving guidance to student कि टाइम इज द की। टाइम है तो अपन कर सकते हैं, अभी टाइम नहीं है तो अपन जो है लिमिटेड टाइम उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये डिफरेंस रहता है सर मेनली मेरी गाइडेंस में भी। तो जैसे नीट पीजी प्रिपरेशन जैसे तुमने स्टार्ट करी इंटर्नशिप के समय, और मैक्सिमम जो लोग सुन रहे हैं वो लोग इंटर्नशिप में अगर हैं या फाइनल ईयर में, उनको अपने प्रिपरेशन चालू करने हैं इंटर्नशिप में, तो होता है ना कि अपन को मोटिवेशन नहीं आता है। तो व्हाट मेड यू टेक इट सीरियसली एट दैट स्टेज? सर 2 से 3 चीजें थी मेनली। फर्स्ट थिंग वाज, एक तो मैं 2 साल का ड्रॉपर था नीट यूजी में। मैं उस लूप में नहीं जाना चाहता था वापस, क्योंकि एक ह्यूमिलिएशन का लूप होता है सर वो। क्योंकि आपको उन लोगों से कॉम्पीट करना पड़ता है जो आपसे छोटे होते हैं, और वो आपको मतलब वो आपसे ये पूछते हैं कि आप इतने नंबर कैसे लेके आ गए। ये एक उनका मैंने बोला भाई इतने नंबर लाएगा तो मेरे साथ ही बैठेगा अगले साल। तो ये रहता है सर। तो मेरा ये था कि ये मेरा अटेम्प्ट है, इसमें मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ। नेक्स्ट ईयर से मैं अकाउंटेबल हो जाऊंगा कि मेरे को घर वाले एक बार को बोलेंगे कि जॉब अटेंड कर ले कोई, या फिर कहीं जा लग जा, या फिर कुछ और कर ले, या फिर से एग्जाम की तैयारी कर। अभी मैं इंटर्नशिप से फ्री था, और द थिंग इज पोस्टपोनमेंट वर्क मैजिक फॉर मी। मैंने उस पोस्टपोनमेंट को ऐसा बढ़िया यूज करा है, मैं तो मानता हूँ। तो मेरे को अच्छा लगा कि सर ये एक चीज थी। द सेकंड थिंग, मेरे सीनियर्स का रिजल्ट,
दैट वाज द थिंग, क्योंकि हमारे हमारे कॉलेज से इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट आया है हमारे सीनियर से, और हमारे बैच से भी अच्छा रिजल्ट है, बट लास्ट ईयर हमारे सीनियर्स का इतना कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं था अच्छा। तो उससे मुझे ये फील हुआ कि अपन को अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अपन आगे निकल जाएं इस चीज से। और वहीं पे सर मेरे को ये हिट हो गया था कि अब अपन इसी अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट रखेंगे, एक 100% अप्रोच 100% लगा के अपना देखते हैं। सर एक कोट होता था, मतलब मैंने जैसे मैं प्रिपेयर करता था, तो मैंने एक कोट, मैं मेरी आदत है सर, मैं क्या ऐसे जिन चीजों से मैं थोड़ा मोटिवेट होता हूँ उनको सामने लिख के रख लेता हूँ। तो मैंने वो कोट अपनी डायरी में, डेली नोटबुक में लिख के रख रखा था, आज एक कोशिश और सही, कल शायद एक काश कम हो। तो सर वही कोशिश पे मेरा फोकस रहता था ताकि मैं वो काश पे ना पहुंचूं। वही मेरे को हेल्प करा सर, दैट वाज द थिंग सर। तो ऐसा होता है ना यार, अपन इंटर्नशिप में ड्यूटीज बैलेंस करना, प्लस पर्सनल रिलेशनशिप बैलेंस करना, फैमिली जी सर। रिलेशनशिप, सोशल गैदरिंग वालों चीजों को, डिस्ट्रैक्शन से कैसे भी बाहर निकलना। तो तुम्हारे इंटर्नशिप के समय का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या था प्रिपरेशन जब कर रहे थे? सर हार्डेस्ट पार्ट एक ही रहता है सर, कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो मैंने एक टारगेट ये बना लिया था कि कुछ भी हो कैसा ही हो, क्योंकि सर इंटर्नशिप ड्यूटीज डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। कई डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल्स होती है चीजें, बट जैसे मेडिसिन हमारा था, दैट वाज नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल। तो वो जो 1.5 मंथ था उसमें तो प्रिपरेशन एकदम फ्लॉप ही चली थी मेरी, बट उस पे भी मैंने ये डिसाइड रख लिया था कि मैं कुछ ना कुछ 1.5 और 2 आवर्स तो कैसे ना कैसे करके निकाल ही लूंगा। एंड द बेस्ट थिंग वाज मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। तो मैं मेरी दो चीजें होती थी सर, मैं तो या तो हॉस्पिटल रहता था या लाइब्रेरी रूम पे केवल सोने आता था। इंटर्नशिप में लास्ट 7 to 8 मंथ्स मैंने ये रूटीन फॉलो रखा है। कंसिस्टेंसी सर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मोटिवेशन तो क्या है, कोई दे देगा 2 दिन बाद आप वापस हो जाओगे, बट कंसिस्टेंसी इज डिसिप्लिन, ये दिस इज द हार्डेस्ट थिंग। और सर इसका कोई मैजिक रूल नहीं है कि मैं बता दूं तुम कर लोगे। आपको उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको चीजें छोड़नी पड़ेगी। बहुत सी ऐसे मूवमेंट्स आए थे मेरे, जहाँ मेरे फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे हो गया कि मतलब मैं बहुत चीजें अटेंड नहीं कर पा रहा था। तो वहां भी रिलेशन ऐसे ऊपर नीचे रहते थे। और सर तो लेकिन मैंने ग्रेटर गोल की तरफ ध्यान रखा, मैंने देखा हो जाएगा, तो ये सब इतना वो मेरे को फील नहीं होगा। सो दैट वाज द थिंग सर, कंसिस्टेंसी वाज द बिगेस्ट एंड हार्डेस्ट थिंग, बट मैंने कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करी हमेशा। तो जैसे तुमने बताया कि बोला कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिवीजन ही तुम्हारा सबसे बिगेस्ट वीकनेस था। और जी जब जी तुमने जैसे बोला कि जीटी तुमने पहला दिया और 79 मार्क्स आए, ठीक है, तो मतलब उसके बाद से चीजें कैसे चेंज हुई, तुम्हारा अप्रोच कैसे चेंज हुआ, और कैसे रियलाइज हुआ कि रिवीजन करना बहुत जरूरी है और वही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम? सर जैसे मैंने बताया, फर्स्ट पीरियड खत्म होने के बाद 79 स्कोर था, तो मैंने एक महीना थोड़ा सा हो गया था कि भाई अपन अभी नहीं होगी अब से अपन से प्रिपरेशन। बट फिर एज अ माय सीनियर, जो मेरी सीनियर थी, वो डीएनबी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के तौर पे अभी। सो उन्होंने मेरे को एक चीज बोल दी कि देख ये अटेम्प्ट है, इसमें तू अपना बेस्ट दे सकता है। तो और ये जो एग्जाम है नीट पीजी का, ये तू सोच रहा हो कि तेरी नॉलेज टेस्ट कर लेगा, लेकिन नॉलेज नहीं करेगा इतना, वो तेरा रिवीजन और रिटेंशन पावर टेस्ट करेगा। क्योंकि ये एक 1 मिनट 1 क्वेश्चन एग्जाम है सर, कितना नॉलेज लगा लोगे 1 मिनट के क्वेश्चन में? इन द एंड तो आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा। सो दैट्स द टाइम आई शिफ्टेड टूवर्ड्स बीटीआर। मैंने नवंबर स्टार्टिंग से बीटीआर स्टार्ट कर दिया था, और फिर मैंने बीटीआर को अपने रैपिड रिवीजन से इंटीग्रेट करते हुए पढ़ा। एंड मेरा रिवीजन लिटरली सर, नीट पीजी के एग्जाम से पहले तक मैंने 5 to 6 टाइम्स रिवीजन कर लिया था ढंग से। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और लास्ट के 1 मंथ में मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया था। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे कंटेंट पढ़े हुए पे कि अब इससे कुछ आएगा तो वो मैं गलत नहीं करूंगा। एंड एग्जाम में सर यही हुआ कि जो 50 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, मैंने 200 अटेम्प्ट कर दिए थे सर। मेरे को ये था कि ऑल और नन, तो ये था सर। तो मैंने 200 अटेम्प्ट कर दिए थे, तो 50 जो मेरे गलत हुए, मोस्ट ऑफ देम आर दोज क्वेश्चन जो थोड़े मैंने पढ़े नहीं रखे होंगे। मेरा पढ़ा हुआ कुछ गलत नहीं हुआ सर, इतना मेरे को श्योरिटी थी। इसलिए मैंने रिवीजन को ही अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनाने की कोशिश करी, और मैं बना पाया था उसको। तो वो जैसे तुमने लास्ट 6 मंथ तुम्हें मिला प्रिपेयर करने के लिए, तो तुम्हारा जीटी का फ्रीक्वेंसी कैसा था? मतलब होता है ना, लोग कितनी जीटीज दी, फिर उनको एनालाइज कैसे करते थे, या एनालाइज जी करने का तरीका नहीं पता था, बाद में पता चला, तो ये सारी चीजें कैसी रही? सर, जैसे फर्स्ट जीटी मैंने दिया था सितंबर में,
जहाँ पे फिर उसके बाद मैंने 2 मंथ का गैप ले लिया था ग्रांट टेस्ट से। मैंने क्योंकि मेरे को लगा कि मेरी अभी एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल इतनी डेवलप नहीं हुई है, एक बार वो बिल्ड कर लें और एक बार अपना कोर स्ट्रॉन्ग कर लें। सो 2 मंथ मैंने ग्रांट टेस्ट नहीं दिए। देन नवंबर से मैंने ग्रांट टेस्ट स्टार्ट करे। नवंबर में मैंने 2 ग्रांट टेस्ट दिए, दिसंबर में 3, और ऐसे फिर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते गया था सर, और लास्ट तक मैंने 25 टू 30 के आसपास ग्रांट टेस्ट अटेम्प्ट कर दिए थे। कम लगता है सर, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है इतना, क्योंकि अगर मैंने एनालाइज बहुत अच्छे से करा मेरे जीटीस को, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। मैं हर बार सर अपनी जो जीटी कॉपी होती थी वो बना रखी थी मैंने, उसमें डिवाइड कर रखे थे सेगमेंट्स, कि जो सिली मिस्टेक्स हुई है उनको अलग लिख लेता था, जो टॉपिक नॉट नोन है उनको अलग, और वीक टॉपिक्स। सर ये 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता था अपने जीटी एनालिसिस को, और उसी पे फिर जैसे जो वीक टॉपिक्स होते थे उन पे फोकस करता था, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट जहां मैं लैग कर रहा हूँ उसको मैं नोट्स में वही लिख लेता था, या नेक्स्ट पेज ग्रांट टेस्ट उसी पे लिख लेता था। टॉपिक नॉन नोट पे मैं नॉट नोन, अगर मेरे ऐसे रहता था सर, अगर वो 30 या 40 से एक्सीड हो गए तो मुझे ऐसा लगता था कि अब इस सब्जेक्ट में मेरा कंटेंट कम पड़ा हुआ है, तो फिर मैं कंटेंट उसका पढ़ता था, उस टॉपिक को पढ़ता था, और फिर ऐसे मैं ग्रांट टेस्ट को एनालाइज करता था सर बेसिकली। और ग्रांट टेस्ट एनालिसिस अच्छे से करा है सर मैंने कम ग्रांट टेस्ट दिए लेकिन अच्छे से एनालाइज करा है। ओके, सो ऐसा होता है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बहुत एक्सेप्टेंस लानी पड़ती है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिस चीज को पहले से एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं? सर एक चीज तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे ये मेरी अप्रोच रहती थी सर, कि मैं ब्रांच की तरफ नहीं सोचूंगा सबसे पहले। तो सर लोग सोच के आया मैं डरमा ही लूंगा, मैं मेडिसिन ही लूंगा। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस रखो कि आपको उस डरमा उसको क्लियर करने के लिए एक रैंक तो क्लियर करना पड़ेगा। मेरा ये था कि आई विल गेट अ डिसेंट रैंक, 15,000 10,000 जो भी आएगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं ब्रांच लूंगा। और दैट वाज द थिंग, मैंने ब्रांच ओरिएंटेड नहीं, मैंने रैंक ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने की कोशिश करी है। और सर एक्सेप्टेंस ये भी थी कि जैसे मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि मल्टीपल चीजें मैं नहीं पढ़ पाऊंगा एक बार को। अगर जैसे ये रहता है कि सर किसी ने फाइनल ईयर में मेन नोट्स ढंग से पढ़ लिए, तो वो ये सोचता है कि अब इन मेन नोट्स को ही मैं बाद में भी रिवाइज कर लूंगा। सर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मेन नोट्स लिटरली 500 टू 600 पेजेस के नोट्स होते हैं, और वो आपके इन द एंड फेज आखिरी रिवीजन में भी 3 से 4 दिन खा सकते हैं एक सब्जेक्ट के। तो मैंने वो डिसाइड कर लिया था कि मैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहूंगा, और मिनिमल रिसोर्सेज रखते हुए मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस रखूंगा, और जो जो सब्जेक्ट जितनी डिजर्व करता है रिस्पेक्ट उसको उतनी दी जाएगी। जैसे सर्जरी, ऑब्स गायनी और मेडिसिन ये मेन थे मेरे, तो मैंने इनको सबसे मेन टाइम दिया है। लाइक फिर जो वीक्स जो कम सब्जेक्ट होते थे अपने छोटे सब्जेक्ट, रेडियो, डर्मा, साइकेट्री, इनको मैं इतना टाइम नहीं देता था। मेरा मेन ये रहता था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए, नीट के, एम्स के, एक 50 का एमसीक्यू लगा लिया कस्टम, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो गए साथ में। अब अपन इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो कर देंगे, और नहीं भी आया तो फिर वो एक क्वेश्चन सबके लिए न्यू ही होगा, वो सबके लिए नया होगा। यही चीज अगर मेरा ये रहता था कि सर्जरी ऑब्स गायनी तो मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ूंगा, जैसे रैपिड रिवीजन पढ़ लिए, उसके और बीटीआर पढ़ लिया, उसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश करता था उसमें। ये सर ये इसमें जितना गेन कर लो उतना अच्छा ही रहेगा आपके लिए। सो दैट वाज द थिंग सर। और बाकी मेडिसिन जैसे जो सब्जेक्ट था उसमें मैं हमेशा ही कंफ्यूज रहा हूँ। फाइनल ईयर में भी कंफ्यूज था, तो भी फाइनल ईयर में तो चलो अपन ने बुक पढ़ के एंड तक पास हो गए थे, बट इन द इंटर्नशिप, और अभी भी सर मेरे से जैसे बहुत सारे स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि मेडिसिन कहाँ से पढ़ें, तो मैं सबको यही चीज बोलता हूँ कि इन द एंड है ना, मेडिसिन आप अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो दीपक मारवा सर अगर सही रहेगा, और उसके बाद भी इंटीग्रेटेड सिस्टम। सर एक बीटीआर की सबसे अच्छी चीज मेरे को इंटीग्रेटेड सिस्टम लगी है, क्योंकि उसने है ना मतलब मेरी मेडिसिन को जीरो से हीरो बना दिया। मैं बहुत वीक था सर मेडिसिन में, मेरे स्कोर ही नहीं आते थे मेरे, क्योंकि मेरे जो सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स थे वो वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। पैथो, फार्मा, माइक्रो इनिशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, फिर मैं और फिजियो तो फर्स्ट ईयर में, तो वो उससे कवर हो गए अच्छे से। और मैंने जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसको मल्टीपल टाइम, लाइक मैंने वीडियोज ही 4 से 5 बार देख रखे हैं, और आज भी मैं देखता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है कि एक ही जगह पे चारों सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी और भी पढ़ना हो तो अपन पढ़ सकते हैं इजीली। सो दैट्स द थिंग सर। एक होता है ना यार, अपन जैसे कंसिस्टेंसी की बात हुई तो बहुत सारे लोग अपने अपने मोटिवेट होने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं।
So जी coming from a middle class family, how did that financial awareness influence your discipline? तो सर ऐसा था कि जैसे सबसे एक तो सर मैं सबसे छोटा हूँ घर में, तो वो वाली दिक्कत मुझे इतनी नहीं आई थी, जितनी मेरे बड़े भाइयों को आई है। क्योंकि सर जब मेरा नीट यूजी का फर्स्ट सर ये ऐड कर सकते हैं अपन, मतलब मैं एक थोड़ा पर्सनल है मेरा। हाँ, कोई बात नहीं, तुमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, कि मेरे फादर नीट यूजी का जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप का पेपर था उससे 12 दिन पहले एक्सपायर हो गए थे। हाँ, हाँ। तो सर मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो गई थी बिल्कुल कुछ, क्योंकि उस टाइम हम छोटे ही थे सब तीनों ही। किसी को कुछ पता नहीं था इतना, आज तो सब सेटल्ड है, बढ़िया है, अच्छा है, सब अच्छे चल रहा है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि इन द एंड आपको फाइनेंशियल स्टेबल तो बनना ही बनना है। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आज मैं कुछ भी सोचता हूँ ना, तो मुझे करने से पहले सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इन द मेरी एमबीबीएस की जो जर्नी थी या जो भी था, मुझे कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ता था, इतना नहीं होता था। सो दैट्स द थिंग सर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए, अगर आप सोच रहे हो आगे बढ़ने की तो। सर ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है मेरा मैं इस पे। कोई बात नहीं। तो ये होता है ना यार कि जैसे कि अपन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से ही बहुत बार ऐसा होता है कि हम फ्रेंड्स के साथ बाहर आउटिंग जाना, जी सर, जी। ये सारी चीजें अवॉइड करना चाहते हैं कि अरे यार मेरे पास तो इतने लिमिटेड अमाउंट है, मेरे को इसी में मैनेज करना है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जी सर। तो मतलब तुमको लगता है कि ये सारी सेक्रीफाइसेस अनअवॉइडेबल है? सर नहीं है सर, आपको अवॉइड नहीं कर सकते इतने सैक्रिफाइस ये, क्योंकि सर आप क्या कर लोगे, मतलब इन द एंड तो ठीक है सर, दोस्ती है ठीक है, बट दोस्ती में आप कितना लोन ले लोगे? इन द एंड तो अगला बंदा पैसा माँगेगा ही, कुछ भी हो। मैं तो सर एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये सब चीज़ें, तो माँगेंगे। तो आप जितना चादर उतने पैर पसारने वाली चीज़ है कि आप कम कर लो। ऐसा नहीं है कि सर ये सब फोमो है सर एक तरह का, और कुछ नहीं है। मैं ये चीज़ तो समझ गया था इंटर्नशिप में भी कि ये फोमो है, आपको बस ये लगेगा कि आप ये मिस कर रहे हो, बट उससे ग्रेटर चीज़ आपका वेट कर रही है, आप उस पे फोकस करो सबसे पहले। उस इसलिए सर वो चीज़ें छोड़ दो, पार्टी-वार्टी सब ठीक है, 6 महीने नहीं करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने इंस्टाग्राम 6 महीने नहीं चलाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं अच्छे से फ्रीली चलाता हूँ, कहीं भी घूम के आता हूँ, कुछ भी करता हूँ। क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज़ कर ली है जिससे मैं मतलब स्टेबिलिटी की तरफ पहुँच चुका हूँ। आज मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि मेरे को यार मैं ये गलत तो नहीं कर रहा हूँ, इस पे टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन ये चीज़ जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे को ये लगता था यार, क्योंकि मैं भी सर वही, सबकी आदत जैसे इंस्टाग्राम चलाने की लग जाती है, सबकी ही लगती है वो, तो मेरी भी लग गई थी। तो मैंने क्या करा, मेन अकाउंट तो कर दिया था, मतलब लॉग आउट ही रहता था। जो ये सेकेंडरी अकाउंट जिस पे मैंने अभी कंटेंट क्रिएशन शुरू करा है, उस पे सर मैंने केवल 10 से 12 जो मेरे को मोटिवेट कर सके लोग, और क्योंकि स्क्रॉलिंग की आदत पड़ गई थी सर वही, तो मैं जैसे ही बार-बार स्क्रॉल करने गया तो उसपे ऐसी रील आती थी कि वो बंद करके वापस मैं पढ़ने ही बैठ जाता था, कि भाई क्यों देख रहा है ये? क्या मतलब है देखने का? जा पढ़ाई कर। या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ दिख जाती थी। तो वो चीज़ मेरे को हेल्प करी थी सर बहुत ज़्यादा। और ये होता है ना यार, जैसे कि अपना जो जैसे तुमने बताया कि सपोर्ट सिस्टम और गाइडेंस की बात होती है, तुमने बताया कि सीनियर मेंटोर थे, तो जी, जी। मतलब जो तुम्हारे सीनियर मेंटोर थी, वो उन्होंने क्या क्या मतलब कैसे तुम्हारी जर्नी को शेप किया प्रिपरेशन टाइम? सर द थिंग इज़, जैसे वो हमारी सीनियर थी करंट, तो उनने भी बहुत मिस्टेक्स करी, क्योंकि उनको गाइडेंस इतनी नहीं मिली हुई थी। तो उनने मुझे वो चीज़ बताती गई, देख उनने मेरे को पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई ये जो है अपने अपन को ये जो एग्ज़ाम है, इसमें अपन को रिवीजन पे ही मेन फोकस रखना है। क्योंकि सर अभी भी मेरे पास ऐसे बच्चों का डाउट आता है कि सर हम इतना कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या? या फिर मैं ये चीज़ छोड़ तो नहीं रहा, ये चीज़ से मेरे को एक्स्ट्रा करना चाहिए क्या? तो वो चीज़ मेरी पहले ही क्लियर हो गई थी वहाँ से, कि 2 चीज़ें हैं, एक तो रिवीजन अपन को मैक्सिमम रखना है और रिसोर्सेज़ को मिनिमम रखना है। रिसोर्सेज़ को हाइली एफिशिएंट और रिवीजन को मैक्सिमम रखना है। और सेकंड थिंग एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ जितने कर लो अच्छा है। ये गाइडेंस मुझे मेरे सीनियर्स के थ्रू मिल गई थी, और मैंने उसी पे फ़ोकस रखा। मैंने कोई भी ऐसा दिन नहीं गया लिटरली सर, चाहे मेरी पोस्टिंग कुछ ही हो, कैसी हो, मैंने एक कस्टम 50 का बना के सॉल्व नहीं करा हो, रैंडम क्वेश्चन्स का। और वो सर बहुत गेम चेंजिंग चीज़ है। सुबह मेरी आदत, जब मैं इंटर्नशिप खत्म होके घर आ गया था, तो मैंने डेली 9 से 10 का एक कस्टम था अपना एग्ज़ाम सिनेरियो में, और उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। क्योंकि उसमें सर रैंडम क्वेश्चन्स आते थे बहुत ज़्यादा, जो गेसिंग पावर बढ़ जाती थी। 2 क्वेश्चन्स के अंदर आपको गैस करना पड़ता था, तो वो बहुत बेनिफिशियल चीज़ थी। ये मेरे को सब सीनियर्स के उस सीनियर के थ्रू गाइडेंस मिली थी।
So that was very helpful. फिर उसी सीनियर ने जैसे तुमने बताया कि सलाह सॉर्ट से इंट्रोड्यूस कराया और जी जी बोला कि अब तुम लोगों की हेल्प करो, मतलब जी अब वो कैसी फीलिंग रहती है? सर, बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है जैसे जो अपन ने स्ट्रगल करा है वो वर्थ इट फील हो रहा है। क्योंकि सर मतलब एक छोटा सा डाउट भी होता है ना किसी स्टूडेंट का, वो सर उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। और कॉन्फिडेंस गया तो गए 10 दिन, 10 दिन गए तो फिर तुम्हारा रैंक भी मान लो 2 3 4 हजार पीछे चला ही जाएगा। और जैसे ही मैं वो छोटा सा डाउट, क्योंकि मेरे को तो सर पता है ना कि वो डाउट इजीली कैसे क्लियर हो जाएगा, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ ना सर। वो जो फीलिंग होती है ना कि हाँ भाई, ये एक बंदे को सर लिटरली मैं, जब से मैंने लिटरली सर 5 to 6 मंथ्स हो चुके हैं कंटेंट क्रिएशन करते हुए, मेडिकल से रिलेटेड, नीट पीजी से रिलेटेड। और मैंने लिटरली 3000 के आसपास तो डीएम्स के रिप्लाई कर चुका हूँ कि छोटे से छोटा डाउट होता है मैं बोला यहाँ पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वहाँ पे बुक नहीं कर रहे लेकिन यहाँ पूछ लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि सर एक छोटा मोटा डाउट होता है, कोई ये पूछता है कि मैं रैपिड रिवीजन वीडियो देखूं या बीटीआर से कर लूं, रैपिड रिवीजन रिवाइज नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, क्वेश्चन कितने अप्रोच करूं, तो वो मैं वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। और सर इतने अच्छे मेरे को मतलब वो मैसेजेस आते हैं कि जैसे अभी मैंने एक लगाया था कि मेरे को एमएस ऑर्थो मिल गई है, तो सर सब ऐसे में लिख के भेज रहे कि इट्स फील लाइक अ पर्सनल विन। सर आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, रिलेटेबल फील करते हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग सर। मतलब ऐसा लगता है कि मैंने जो स्ट्रगल करा है, वो वर्थ इट फील हो रहा है अब। और जैसे तुमने कहा कि जैसे होता है ना, हम कॉलेज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई के लिए बस फोकस्ड रहे, उनको और बाकी चीजों से मतलब ही नहीं रहता, चाहे वो तुम्हारा सोशल वाली चीजें हो गई या जी सर। तुम्हारा लिटरेचर वाले हो गई या कल्चरल में पार्टिसिपेट करना, स्पोर्ट्स खेलना। तुमने कहा जैसे जिम जाना एंजॉय जी करते सर। हो, डिबेट वाले कन्वर्सेशंस हो गए, तो तुमको लगता है कि हमारे मतलब ये मेडिसिन में और मेनली मेडिकल कम्युनिटी में कम्युनिकेशन डेवलपमेंट और माइंडसेट को कैसे कंट्रोल रखना है, ये अभी भी अंडररेटेड स्किल है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सर मैं आपको बताऊँ, जब मैं एमबीबीएस आया था उससे पहले स्कूल्स में मैं अच्छे से डिबेट करता था। थिएटर करा है मैंने, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल वाज़ वेल, बहुत अच्छी थी मेरी। बट इन माय एमबीबीएस मेरी कन्वर्सेशन स्किल खराब हो गई बिल्कुल आखिरी के 5.5 साल होते-होते। ये मुझे पता चला इंटर्नशिप में जब मैं पेशेंट से इंटरैक्ट कर रहा था। क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ? क्योंकि सर इन द एंड एमबीबीएस में वही रह जाता है कि यार पढ़ाई करनी है, अपन को एक 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 स्क्वायर में रह के रह जाता है इंसान, पढ़ना है या फिर ये करना है, थोड़े से मज़े करने हैं, पढ़ना है, थोड़े से मज़े करने हैं, पढ़ना है। वो जो कल्चरल चीज़ें होती हैं, जो फेस्ट होता है, वो उसमें भी चलो सर 7 दिन का होगा, पूरे साल का तो होता नहीं है। तो एक बार पार्टिसिपेट कर लिया, जैसे मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करा है मैंने बहुत बार, जो भी होते थे, क्विज़ेज़ होते थे उसमें पार्टिसिपेट करा है, बट दैट फॉर 7 डेज़ सर, उसमें क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो उसके बाद से सर ये था कि कंटेंट क्रिएशन जब मैंने स्टार्ट किया इसके बाद से, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल फिर से इम्प्रूव हो गई है अब। जैसे अभी मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, या फिर मैं किसी स्टूडेंट से भी मेंटरशिप के थ्रू भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हूँ। सो दैट्स द थिंग सर, ये चीज़ बहुत लैक करती है एमबीबीएस स्टूडेंट्स में। और सर बहुत शाय होते हैं सब, कोई अपनी फीलिंग्स इधर-उधर बताना भी नहीं चाहता है। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं कि ये मैंने आपको डी डाउट तो बता दिया, बट इसको अब स्क्रीनशॉट लेके आप इस पे रील मत बना देना। मैंने बोला भाई तेरा वो हटा देंगे, नहीं सर बनाना मत। और सर एक ही और डाउट रहता है कि मैं आपको फॉलो नहीं कर सकता, अगर मैं आपको फॉलो करूंगा तो मेरे दोस्त देख लेंगे और उनको लगेगा मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसे ऐसे डाउट्स और रहते हैं सर, आते हैं मेरे पास। मतलब कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तेरे को जो पूछना है पूछ ले, ये आते हैं सर डाउट्स। तो इसीलिए सर मैं कोई भी स्टूडेंट अगर जो देखे तो उसको यही बोलता हूँ कि कन्वर्सेशन इज द, क्योंकि सर इन द एंड तो पेशेंट ही देखना है ना। उससे अगर बात ही नहीं कर पाए तो फिर तो क्या मतलब इन सब चीज़ों का? सो दैट्स द थिंग सर, कन्वर्सेशन स्किल अंडररेटेड है एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा। बट आपको डिफरेंट वेज़ फाइंड आउट करने, जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन फाइंड आउट करा, मुझे बहुत सही लगा। मेरा इम्प्रूव हुआ है बहुत सर उससे। तो यस सर, दैट्स द थिंग। और ये भी मैंने देखा हुआ है कि ये होता है ना, अपन को दूसरों से बड़ा वो रहता है कि यार उनको ये अपना पता चल जाए, या हम अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते, हमको जी लगता है सर। यार वो सामने वाला मजाक ना उड़ा दे, उसको लगे जी इसको तो सर। कुछ छोटी सी चीज नहीं पता है। हुँ। ये सारी चीजें हमें देखने के लिए बहुत मिलती हैं, और हम हमारे एमबीबीएस लाइफ में या मेडिकल कम्युनिटी में बहुत कॉमन है। तो दैट्स वाई हमने ऐसा किया कि प्लेटफॉर्म पे लोग पूछ पाए अपने यस सर। प्रॉब्लम, क्योंकि बिल्कुल पर्सनलाइज्ड हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो जी, तुमसे बात भी कर रहे हैं और तुमसे पूछ रहे हैं। जी सर। सो अगर तुम्हारी बात करें, जो बंदा सेकेंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में फेल हुआ और अब जो बंदा नीट पीजी क्लियर करके एमएस ऑर्थोपेडिक्स ले लिया, तो उसमें और इस बंदे में क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा है। द थिंग इज़ मैं थोड़ा पेशेंट हुआ हूँ पहले से। पहले मैं बहुत ज़्यादा एजिटेटेड रहता था चीज़ों के लिए।
मैंने थोड़ा एक प्रैक्टिकल अप्रोच स्टार्ट करी है चीज़ों की। पहले मैं हैफ़हैज़र्डली था बिल्कुल, एंड सर काम हुआ मैं बहुत पहले से ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मैं हम्बल हो चुका हूँ कि इन द एंड तुमको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। पहले मैं ये रहता था कि सर कि अब एमबीबीएस में आ गए हैं, ये फीलिंग जैसे फर्स्ट ईयर में अपन आते हैं तो आ जाती है कि भाई अब डॉक्टर बन गए। धीरे-धीरे अपन जब आगे आते जाते हैं, तो अपन को पता चलता जाता है कि आगे और स्ट्रगल है, चलने दो, ये एक लंबी रेस है। सो दैट्स द थिंग सर, अभी मेरे दिमाग में यही है कि आई एम पेशेंस रखना है अपन को सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज आज अपन हो नहीं पाएँगे सक्सेसफुल, लेकिन डेफिनिटली कल तो हो ही जाएँगे। So it's a long run. So I have become more patient from the second year student, and sir, I have become more consistent. मैंने चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया उसके बाद से। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट या इंटर्न्स या पोस्ट इंटर्न जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं नीट पीजी के लिए और उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो अपने आप को हर चीजों के ऊपर अपने आप को डाउट कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू वांट देम टू हियर फ्रॉम यू टुडे? सर जैसे ये मेरा पर्सनल है बिल्कुल, कि अगर आप इंटर्न हो और आज भी अगर आप स्टार्ट करते हो, तो आपकी मेहनत आपको रिजल्ट दे देगी। आपका लक इज़ सेकेंडरी अभी। जैसे-जैसे आपका टाइम कम होता जाएगा, आपका लक इम्पोर्टेंट होता जाएगा, मेहनत कम होती जाएगी। क्योंकि सर मैं ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि आपका लक भी चाहिए उस दिन आपको। पेपर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़े होते हैं, बट द डे मैटर्स। अभी वो डे मैटर कम करेगा, आपकी मेहनत ज़्यादा मैटर करेगी। सो अभी मैं ये बोलूँगा कि पढ़ो, ढंग से 100% लगाओ, एक बार अपना 100% एफर्ट लगा के देखो। जब आप जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आओगे, तो आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। क्योंकि सर ये मेरे साथ हुई थी चीज़। लास्ट के 7 मंथ्स मेरे, मैं जितना कर सकता था, मैंने किया, और एग्ज़ाम हॉल से जैसे ही मैं निकल के आया, मुझे नहीं पता रिज़ल्ट क्या आएगा, लेकिन मुझे इतना पता था ये मेरा बेस्ट है। मैंने कर दिया है बेस्ट, अब जो आएगा वो देख लेंगे। दैट्स द थिंग। ये चीज़ मैं बोलूँगा, अपना 100% लगा के देख लो, और मैजिक होता है सर, मैजिक हुआ है तो होता ही है। मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ में, हो जाएगा। सो इन लास्ट हम विल स्टार्ट आवर रैपिड फायर राउंड, जहां तुमको अपने जो भी आंसर्स हैं वो वन लाइन में ही देने हैं। जी सर। फर्स्ट थिंग, फीलिंग माइक्रोबायोलॉजी टॉट मी। अटैच योर टास्क टू ईगो, पर्सनल ईगो। थिंग्स विल बी, जो चीज़ें हैं वो ईज़ी लगने लग जाएगी आपको बहुत ज़्यादा फिर। My biggest weakness during preparation was Deciding medicine, where to study medicine. That was my biggest weakness in my internship and PG preparation. the habit that saved my NEET PG journey. Consistency, 100%. That's non-negotiable. Consistency with a proper mindset. That's the thing. The moment I felt, the moment I felt most alone was In my internship, when sometimes there are night shifts and I have to come home and I have to go again to the duties and I have to go to library again. That's the most alone feeling. But trust me, if you are consistent at that time, you will excel. peace for me means Peace for me, sir, means NEET PG internship के साथ clear करना. if I could talk to my internship self. सर एज आई सेड अर्लियर, आज एक कोशिश और सही, कल शायद एक काश कम हो। तो एफर्ट्स, दैट्स द थिंग, थोड़ा सा और। Being average doesn't mean यू आर इनकेपेबल, आप कर सकते हो, जस्ट थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। mentorship changed my life because बिकॉज सर, हार्ड वर्क विदाउट प्रॉपर guidance is like nothing. So being you need someone to keep you sane in your PG preparation journey. So that's where mentorship come along. so Salah Shots represents So as the name says, Salah shorts that give you Salah. So it's a very I have been connected to you like 6 months, and it's mean guidance. That's the basic thing, proper guidance. to every student who feels stuck today. सर there's a quote by डॉक्टर ज़ैनब वोरा मैम। उनने इंग्लिश में बोल रखा है, मैं उसे हिंदी में बोलता हूँ तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है वो। सर जीवन के हर क्षण में आपके पास ये बोलने का मौका होता है
कि मेरी कहानी का अंत ऐसे नहीं होगा। तो सर वही है, अगर आप स्टक हो तो वहाँ क्यों रहना है, थोड़ा-सा एफर्ट डालो, आप निकल जाओगे वहाँ से। सो यस सर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना जरूरी नहीं होता, बस जी सर। रोज थोड़ा सा हार ना मानना काफी होता है। तो डॉक्टर ऋतिक्स जर्नी रिमाइंड us that progress isn't about speed, it's about staying in the race. If you're feeling stuck, tired, or behind today, remember you are not done yet. This is Salah Sorts, where ordinary journey build extraordinary resilience. So thank you, Ritik. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।